हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं, जो कि है आपका राजन सीरीज को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और ये पेपर नंबर की बात करें तो पेपर नंबर ये सेकंड है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और इस वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल विस्तार से, और इसमें जो है हम लोग ये प्रैक्टिस नंबर जो है सेकंड है। इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये 2016 से लेकर जो है 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। और जो राजन सीरीज में आंसर जो है गलत है उसको भी इसमें सही किया गया है। तो इसका अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और फ्री नोट्स भी वहीं पे आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, और लाइक तो जो है वीडियो देखने की बात करिए। अगर ऐसा लगता हो कि यूजफुल आपके लिए है वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। वो जो है उसका क्लास जो है चल चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, जो कि बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ये राजन सीरीज बिल्कुल है। राजन सीरीज को जो है कराया जाता है प्रिंटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके पहले हम लोग जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 31 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है कि ब्रिज कोर्स को जो है समाप्त किया गया है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, या इन दोनों के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ब्रिज कोर्स होता है इसको जो समाप्त किया गया है ये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और ब्रिज कोर्स का अगर उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा के मुख्य धारा में जो है शामिल करना था। इसका ये मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो जो है लंबा हो गया था, तो इसको जो है हम लोग थोड़ा फास्ट में करने वाले हैं। ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन है तो उसमें जो 30 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 32 नंबर में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की जो है घोषणा कब की थी। 20 नवंबर 1989 को, 20 नवंबर 1998 को, या 20 नवंबर 2011 को, या कोई नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के बालकों के अधिकारों की घोषणा जो है कब हुई थी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 नवंबर 1900 जो है 89 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है बालकों के अधिकारों की जो है घोषणा की गई थी। और इसके मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि बालकों के जो अधिकार उनको प्राप्त है उनको अधिकार को किस प्रकार से जो है उनकी रक्षा की जाए। और यह घोषणा जो की गई थी यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में जो है किया गया था। इसके अंतर्गत जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पोषण हो गया और सुरक्षा, और इसके साथ साथ जो है विकास विकास जैसे अधिकार जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बालक के अधिकारों की घोषणा की थी उसमें जो है शामिल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम 33 नंबर की बात करते हैं। 33 नंबर में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने जो है कब अंगीकृत किया था, यानी भारत सरकार ने जो है इसको कब अंगीकृत किया था। 11 दिसंबर 1992 को, या 15 दिसंबर 1993 को, 17 दिसंबर 1994 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत सरकार द्वारा जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बालक के अधिकारों की घोषणा की थी ये भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। ये 11 दिसंबर 1992 को जो है अंगीकृत किया गया था। उसके बाद में हम लोग जो है 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा जो है कब की गई थी। राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक है, यानी राष्ट्रीय बाल नीति जो राष्ट्र में बालक रहते हैं उनकी नीति की घोषणा जो है भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। 22 अगस्त 1947 को की गई थी, या 20 अगस्त 1950 को, 20 अगस्त 1970 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो भारत में जो है पहली राष्ट्रीय बाल नीति जो है 1974 में जो है घोषित की गई थी। 1974 में घोषित की गई थी। और इसके बाद में जो है 2013 में नई राष्ट्रीय बाल नीति जो है आई थी।
एक मिनट। 2013 में जो है नई राष्ट्रीय बाल नीति आई थी, और जब घोषणा की गई थी तो ये 1974 में घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन में जो है इनमें से कोई नहीं दिया है, ठीक है। 1974 कहीं भी नहीं दिया है, इसको अगर 74 कर दे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति घोषणा जो है भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1974 में की गई थी। और नई राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 2013 में की गई थी। उसके बाद में हम जो है 35 नंबर की बात करते हैं। दिया है कि किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने कारखाने में जोखिमपूर्ण कार्यों में जो है लगाना दंडनीय अपराध है, कारखानों में, ठीक है। ये अनुच्छेद 24 है, जो भारत का संविधान है उसमें कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 25 है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करें कि जो बच्चों के, ये बच्चों को कारखाने जोखिमपूर्ण कार्यों में जो है लगाना दंडनीय अपराध है, ये आपके भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर जो है 24 में जो है कहा गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है 24 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो है 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों और जोखिमपूर्ण कार्यों में जो है लगाना प्रतिबंध लगाया गया है। यह बच्चों के शोषण और खतरों से जो है बचाने का जो है भारत के संविधान में एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम 36 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि किस अनुच्छेद से संबंधित स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं, वरन वरन स्त्रियों और बच्चों का जो है अनैतिक व्यवहार भी दंडनीय अपराध है। यह जो है किस आर्टिकल में, भारत के संविधान जो है उसमें किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद जो 23 है इसमें कहा गया है कि स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों के जो अनैतिक व्यवहार और अनैतिक व्यवहार को जो है दंडनीय अपराध माना गया है। तो ये आर्टिकल जो है ये 23 हो जाएगा। और इसमें जो है 23 में क्या दिया है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर जो है रोक लगाना इसमें भी शामिल पाया जाता है, ठीक है। और इसके उल्लंघन करने पर जो है कानूनी प्रावधान भी दिए हैं भारत के संविधान में, और इसके तहत जो है दंड का प्रावधान भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं 37 नंबर। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद में इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट को आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, वहाँ पे हमने कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि किसका कथन है, ये कथन पूछा गया है कि ये किसका कथन है कि मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ, क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल जो है एक है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को जो है समान आदर दिया जाए। तो ये जो है ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद हो गए, उसके बाद में महात्मा गांधी हो गए, गुड हो गए, या गेल। तो ये कथन जो है ये महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल जो है आप लोगों को याद रखना होगा। महात्मा गांधी क्या बताते हैं कि हर धर्म का जो है मूल उद्देश्य मानवता और सच्चाई को जो है बढ़ावा देना है। तो ये जो है ये कथन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में 38 नंबर में दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जो है जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए जो है समान वेतन, तथा बच्चों के लिए गरिमामय व वातावरण में जो है विकास संभव हो सके। यह जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो है हमने फुल डिटेल में जो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इसका फुल डिटेल में हमने जो है कोर्स एग्जाम रथ बैच में कराए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। उसका कोर्स बिल्कुल जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आधे आधे घंटे का वीडियो है, वहाँ पे बिल्कुल जो है 20-25 वीडियो होगा, वहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद जो है 39 में दिया है, या अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, या अनुच्छेद 60 में। तो ये जो है भारत के जो संविधान है उसके आर्टिकल नंबर ये 39 में जो है ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें 39 नंबर की। 39 नंबर यहाँ पे दिया है कि डाइट का कार्य होता है
जो डाइट होता है इसका कार्य क्या होता है कि बीटीसी प्रशिक्षण या सेवारत प्रशिक्षण या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण या उपर्युक्त सभी। तो ये जो डाइट होता है DIET, इसका मतलब होता है जिला, ये सभी को पता होगा, जिला हो गया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो डाइट का जो है ये कार्य होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्य की, तो यहाँ पे जो है ये जो तीनों कार्य दिया है ऊपर, ये सभी होता है। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर में दिया है कि जिला परियोजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। जो जिला परियोजना कार्यक्रम होता है इसका उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को जो है पूर्ण करना, या BRC प्रशिक्षण, या विद्यालय भवन का निर्माण करना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है जिला परियोजना के कार्य के उद्देश्य की बात करें तो ये जो है उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण और शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय भवन निर्माण जो है इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, यह शिक्षा के क्षेत्र में योजनाओं को जो है लागू करता है और उनकी जो है निगरानी को जो है सुनिश्चित करता है। ये जो जिला परियोजना कार्यक्रम होता है, ठीक है, इसके उद्देश्य। उसके बाद में 41 नंबर में दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किस धारा के तहत किया गया है। तो धारा 45 के अंतर्गत, धारा 55 के अंतर्गत, धारा 46 के अंतर्गत, धारा 48 के अंतर्गत। तो इसका प्रावधान जो है धारा 45 के अंतर्गत किया गया है। और इसको कब जोड़ा गया था, इसको जो है 6वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको 21 ये में जो है जोड़ा गया था। इसके अगर हम धारा 45 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि 6 से 14 बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का अधिकार है। और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 के तहत जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में दिया है कि शिक्षा बिना बोझ के का संबंध जो है किससे है। तो इसके बारे में हम लोग जो है ये लर्निंग विदाउट बर्डन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा बिना बोझ के का संबंध जो है किससे है। यशपाल समिति से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से है, या कोठारी आयोग, या मैकाले के विवरण पत्र से है। तो शिक्षा बिना बोझ के जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो है एक पार्ट है। यह नीति जो है शिक्षा प्रणाली को सरल, बोझ रहित और बच्चों के विकास पर जो है केंद्रित करने का जो है प्रावधान करती है। और इसे जो है एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति प्रणाली में भी जो है प्राथमिकता दी गई है शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, उसके बाद में इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे दिया है 43 नंबर में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब बनी थी, 1986 में, 1987 में, 1988 में, या 1992 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में बनी थी। इसके अगर बात करें तो 1986 में बनी यह नीति शिक्षा को जो है समाज के हर वर्ग तक जो है पहुंचाने पर जोर देता था। और इसमें जो है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसमें समानता, गुणवत्ता और व्यावसायिक शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है कुल कितने खंडों में बांटा गया था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको कितने खंडों में बांटा गया था, 12 खंडों में, 13, 14 या 10। तो इसको जो है 10 खंडों में बांटा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको जो है 10 खंडों में बांटा गया था। और यह शिक्षा जो है हर स्तर और क्षेत्र को जो है ये कवर करता है। उसके बाद में 45 नंबर की हम बात करते हैं। 45 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो है स्थापना किस स्तर पर की जाती है, जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, या कोई नहीं। तो इसकी स्थापना जो है ये ब्लॉक स्तर पर जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। अगर इसकी बात करें तो शुरुआत जो है ये 2004 में हुआ था। और इसके में खासकर जो है प्राथमिक के जो बालक रहते हैं उसको जो है शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद में अगर
बालिका को जो है स्पेशल करके शिक्षा दी जाती है, और बाद में इसमें जो है माध्यम 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है। ठीक है। और इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की जो बालिका हैं, उनको जो है शिक्षा में प्रोत्साहित करना, शिक्षा के लिए जो है प्रोत्साहित करना। 46 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक जो है शिक्षा दी जाती है। तो कितने वर्ष तक जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसको कहते हैं KGBV। ठीक है। यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये अगर कहीं भी पूछ ले तो इसको फुल फॉर्म जो है याद रख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है कितने वर्ष तक जो है शिक्षा दी जाती है, तो इसमें जो है 5 वर्षों तक जो है शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में बालिकाओं को कक्षा की अगर बात करें तो 6 से लेकर 8 तक 3 वर्ष, और 9 से 10 तक जो है 2 वर्ष के लिए शिक्षा दी जाती है। यानी 6 से लेकर 8 तक इसमें हो गया कितना, 3 वर्ष, और उसके बाद में 9 और 10 इसमें हो गया 2 वर्ष। 3 2 5 वर्ष तक जो है शिक्षा दी जाती है। और यह विद्यालय जो है ग्रामीण के साथ साथ जो है जो पिछड़े क्षेत्रों की जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए जो है आरक्षित है। और इसका उद्देश्य होता है कि प्राथमिक शिक्षा को जो है पूरी कर चुकी लड़कियों को जो है माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद में हम 47 नंबर की बात करते हैं। 47 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का जो है आयु कितना होना चाहिए। तो इसमें आयु की बात करें तो 11 से 14 वर्ग ये वर्ष है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको सही कर लेना आप लोग। तो इसमें जो है 11 से 14 वर्ष के वर्ग को, या 15 से 18, 6 से 14, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसकी एज की, तो जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कस्तूरबा गांधी से संबंधित सभी क्वेश्चन एक किनारे से दिया हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है। शैक्षिक रूप से पिछड़े, या शैक्षिक रूप से परिपूर्ण, या दोनों, या कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने ये इसके पिछले क्वेश्चन में देखा कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े रहते हैं उनके लिए जो है व्यवस्था की जाती है। 49 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को जो है किस कक्षा में जो है प्रवेश किया जाता है। तो कक्षा की बात करें तो इसमें जो है 6 में प्रवेश किया जाता है, यानी 6 से लेकर 8 तक, और 9 10 5 वर्षों तक जो है उसमें रह सकते हैं। 50 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में जो है दी जाती है। तो किन किन कक्षाओं में दी जाती है इसके बारे में हम लोग जो है बात कर चुके हैं। 5 वर्षों तक जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 6 7 क्लास में जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में जो है 9 और 10 में जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। टोटल जो है 5 वर्षों तक ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, 6 7 8 में जो है शिक्षा दी जाती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जो ग्राम शिक्षा समिति होता है उसका जो है अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानाध्यापक होता है, ग्राम प्रधान होता है, अध्यापक होता है, या कोई नहीं होता है। तो जो ग्राम प्रधान होता है या ग्राम शिक्षा समिति का जो है अध्यक्ष होता है। और यह समिति जो है प्राथमिक और उसके साथ में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जो है निगरानी करता है। उसके बाद में हम 52 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति का जो है सचिव कौन होता है। यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें तो ग्राम प्रधान हो गया, और सचिव कौन होता है। ठीक है, प्रधानाध्यापक होता है, ग्राम प्रधान होता है, या दोनों होता है, कोई या कोई नहीं। तो ये जो प्रधानाध्यापक होते हैं ये जो है ग्राम शिक्षा समिति के जो है सचिव होते हैं। उसके बाद में 53 नंबर में दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति में जो है कितने अभिभावक होते हैं। जो ग्राम शिक्षा समिति होता है इसमें अभिभावकों की संख्या जो है कितनी होती है। 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, या 6 होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे ये 1 है। तो इस प्रकार से 1 होता है। और ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की यहाँ पे बात कर रहा है कि कुल कितने सदस्य होते हैं। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या कोई नहीं। तो इसमें जो है 7 सदस्य होते हैं। और जिनमें जो है ग्राम प्रधान
प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अभिभावक जो है इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में 55 नंबर में दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों को जो है होना आवश्यक होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4। तो इसमें जो है महिला अभिभावक जो होते हैं संख्या इसमें 3 होती है। ठीक है? और महिला अभिभावकों की न्यूनतम संख्या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मिनिमम संख्या होती है महिला अभिभावकों की, ये 3 होती है। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या होता है? जो महिला अभिभावकों को शामिल करने का उद्देश्य होता है कि समिति में जो है महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ाना। उसके बाद में हम 56 नंबर की बात करते हैं। 56 नंबर में दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 12 या धारा 45, धारा 14 या इनमें से कोई नहीं। तो जो धारा 14 है, ये ग्राम शिक्षा समिति का जो है गठन किया गया है और यह समिति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ये और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसके तहत जो है बनाई गई थी। 57 नंबर में दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन जो है 2000, 2002, 2004 या इनमें से कोई नहीं। तो 2004 में जो है इसका गठन किया गया था और यह समिति जो है विद्यालयों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जो है जिम्मेदार भूमिका निभाता है। 58 नंबर में दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन है 1972, 1973, 1977, 1992। तो इसका गठन जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो है 1972 में जो है किया गया था और इसका गठन जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन और संचालन के लिए जो है किया गया था। उसके बाद में 59 नंबर की बात करें तो बीआरसी, जो बीआरसी होता है, बीआरसी समन्वयक या सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार जो है निरीक्षण करते हैं? तो ये जो है कितनी बार जो है निरीक्षण कर सकते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? तो ये जो है माह में कितनी बार निरीक्षण कर सकते हैं? ये 2 बार जो है निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद में 60 नंबर में दिया हुआ है कि एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? जो एनपीआरसी के प्रमुख होते हैं, एनपीआरसी यानी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है? न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर होता है। ठीक है? इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा। संकुल प्रभारी या बीएसए या एसडीआई या सभी। तो इसमें जो संकुल प्रभारी होते हैं ये एनपीआरसी के जो है प्रमुख को कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है सेकंड कंप्लीट हुआ और इसका जो है आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो जो है चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये पीडीएफ यहाँ पे आंसर की आप लोगों को अलग से जो है प्रदान कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? ये जो 30 क्वेश्चन कराए हैं हम लोग 31 नंबर से 60 नंबर तक, यहाँ पे आप सभी लोगों को ये इसका जो है पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और पीडीएफ कहाँ प्राप्त होगा? आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और ये सभी जो आप लोग राजन सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जो है जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ये सेकंड पेपर हमने जो है पढ़ा चुके हैं। ये एग्जाम रत बैच एक स्टार्ट किए थे, उसमें जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है? उसका पीडीएफ भी जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसमें जो है किस प्रकार से पढ़ाया गया है, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें किस प्रकार से पढ़ाया गया है कि बीआरसी, जैसे हो गया बीआरसी, बीआरसी के बारे में जो है कितना क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में उसके बारे में भी पढ़ाया गया है। यानी फ्री वीडियो लेक्चर मिलेगा और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर भी विचार विमर्श किया गया है, पीडीएफ भी दिया गया है। ठीक है? यानी सब कुछ इसमें जो है फ्री में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग एक क्लास करके देख सकते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है सेकंड ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है देख चुके हैं। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं और उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3rd हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।